ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक थियोरेटिकल छोटा टॉपिक है। लास्ट सेशन में हमने लॉगिन प्रोसेस देखा था कि यूनिक्स में लॉगिन प्रोसेस कैसे होता है। तो क्या कोई बता सकता है कि लॉगिन प्रोसेस मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रोसेस क्रिएट करने के यूनिक्स में, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 थे। सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, 4 थे। बस कौन कौन से टाइप थे वो आपको याद करना है। लेकिन अभी यूनिक्स में प्रोसेस क्रिएशन मैकेनिज्म कौन कौन से हमने पढ़े हैं अभी? ओके, कुछ पढ़ा था ना लॉगिन, कौन कौन से प्रोग्राम इन्वॉल्व होते हैं लॉगिन प्रोसेस में? सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है? हेलो, बोलो नम्रता राजपूत। सर नहीं पता। नहीं पता? क्या पता है आपको? सर यही लॉगिन प्रोसेस के बारे में नहीं पता है। सिर्फ लॉगिन प्रोसेस। विभूति? सर इतना डिटेल में नहीं पता है ना। हाँ, तो मैंने कब डिटेल में पूछा है? मैंने तो सिर्फ मैकेनिज्म के नाम, 2 वर्ड्स हैं। जैसे 2 बूंद जिंदगी के होते हैं ना, वैसे 2 वर्ड यूनिक्स के प्रोसेस क्रिएशन में। आई डोंट नो, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, हम वही रिवीजन ही कर रहे हैं। आशीष पाठक? सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है आज। ओह माय गॉड, वैसे ही। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोफाइल तो कभी दिखा ही नहीं था। हाँ सर, अब से स्टार्ट हो गया, अब से लूंगा रेगुलर। विभूति? विभूति स्पेन नहीं है? यस सर, हूँ सर। हाँ, तो बोलो। मैं अभी ज्वाइन हुआ सर, क्वेश्चन बोलो। अरे अभी सर ईमेल नहीं आता सर आपका? अरे, ईमेल नहीं आता? अरे, ये तो ऐसे बात हो गई कि भाई न्यूज़पेपर में टीवी का प्रोग्राम नहीं आता तो मैं टीवी नहीं देखूंगा। हाँ, अरे ये लॉगिन प्रोसेस तो ईमेल नहीं मतलब आता मैंने मुझे सर। लास्ट सेशन में, लास्ट लेक्चर में चलाया था, और वो भी प्रीवियस टू लेक्चर्स में। तो उसमें सिर्फ 2 वर्ड आते हैं प्रोसेस क्रिएशन के। तो वो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। एनीवन, कोई भी? इनिशियलाइजेशन और सर जेटी प्रोसेस। हाँ, वो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस क्रिएशन के कौन से दो मैकेनिज्म है? इनिट कैसे वो जेटी को क्रिएट करती है? अच्छा सर, लॉगिन के बाद। हाँ हाँ, तो वो मैंने जैसे कुछ बताया था, जिसे कांटा कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है उसके लिए। जो चम्मच स्पून आता है ना, स्पून के साथ और क्या आता है? कांटा। तो उसको कांटा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे, ये सब कुछ भुला दिया। वफा का कैसा सिला दिया। अरे प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, पीएस में था क्या? ये है कुछ, ये 2 वर्ड्स है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, स्क्रीन दिख सर, तो यस स्क्रीन सर। आ रहा है। हाँ, तो ये 2 मैकेनिज्म है यूनिक्स में प्रोसेस क्रिएट करने के, फॉर्क और दूसरा है एग्जैक। एग्जैक यानी एग्जीक्यूशन से याद रखो। फॉर्क यानी उसे हिंदी या गुजराती में कांटा कहते हैं, जो चम्मच के साथ आता है ना, मसाला डोसा या वॉटेवर जो भी खाना जाने जाते हो। तो फॉर्क है और एग्जैक है। तो ये मैंने बताया था कि फॉर्क में क्या होता है, एग्जैक में क्या होता है। ओके, फॉर्क में क्या होता है, मैं अपना ही, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ मेरा ही ह्यूमन एक क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने मेरा क्लोन बनाऊंगा। ओके, मेरी ही कॉपी एक बनाऊंगा।
और उस पे मुझे जो कोई भी दूसरा ह्यूमन क्रिएट करना है तो उसका डीएनए मैं उसमें रख दूंगा। तो फॉर्क जब होता है प्रोसेस में, तब वो क्या करता है कि जो प्रोसेस होती है उसकी ही कॉपी बनती है और उसके अंदर जो नई प्रोसेस क्रिएट करने वाले हैं उसका सोर्स कोड वो लोड होता है जो फॉर्क हुई है प्रोसेस उसमें। ओके, तो वो मैंने स्टैक का मेथड एरिया हीप वो सब पढ़ा था कि ये प्रोग्राम सब लोड होते हैं, ये सब मतलब डेटा स्ट्रक्चर लोड होते हैं एग्जैक्ट में। हाँ, कुछ याद नहीं है तो इंटरप्रेटर साइकिल आज मेन जो है तो चलाने वाला था, कैसे चलाऊं, तो ट्राई करता हूँ फिर से। ये थोड़ा थियरी, ये एकदम डिटेल में नहीं है, ये ओवरव्यू ही करा था, इसलिए तो मैंने दो दो स्टेप में कराया था कि पहले इनिट है, जेटी है, लॉगिन, फिर उसमें मैंने आपको समझाया था कि भाई फॉर्क कैसे होता है, एग्जैक्ट कैसे होता है। फिर आपको हेलो सर, हम्म, वेटिंग लिस्ट चेक कर लो सर। वेटिंग लिस्ट चेक कर लो। ओके, चेक करने के बाद क्या करूंगा मैं उसका? हाँ, कुछ है जवाब? रिजेक्ट, रुको एक मिनट। असाइनमेंट 1 फाइंड में कौन सा फोल्डर अभी? अच्छा, सेल वाला। अच्छा, सेल.txt मैंने चेक कर लिया। देखो, ये तो मतलब ऐसी बात हुई कि आज मैंने 45 मिनट्स तो बोला था। अभी आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो कि 45 मिनट्स है तो भुगतना मुझे तो नहीं पड़ेगा, मैं तो कैसे भी करके मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन जो लॉस होगा तो जो रेगुलर ज्वाइन हो रहे हैं 9 बजे उनको लॉस हो रहा है। ओके, फ्लो पूरा टूट जा रहा है। कल भी सर ईमेल ही एक, नहीं आया था आज। तो ईमेल मैंने भी, मुझसे मीटिंग ही नहीं क्रिएट हुई, इसलिए तो मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था। अभी ये देखो, गूगल की सर्विस है, कोई कोई दिन हो जाता है, कोई कोई दिन नहीं हो जाता है, फिर क्या करें? अभी हम भी $4 महीने के दे रहे हैं। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल इंटरप्रेटर साइकिल। ओके, तो ये उसमें थोड़ा आपका जो फॉर्क और एग्जैक्ट होता है, प्रोसेस क्रिएशन मैकेनिज्म, वो थोड़ा फंडामेंटल क्लियर। अरे यार, लॉगिन प्रोसेस तो आपको कर देनी चाहिए थी, फिर सेल की लाइफ साइकिल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एग्जाम में आता ही है 5 मार्क में, 5 या तो 7 मार्क में, डायग्राम के साथ पूछा जाए तो 7 मार्क। चलो एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ये देखो, लॉगिन प्रोसेस होती है। लॉगिन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले इनिट प्रोसेस, ओके, इनिट प्रोसेस से पहले वो बूटस्ट्रैपिंग वो सब हो जाता है, हार्डवेयर चेकिंग सब, मतलब अपने पुर्जे पुर्जे सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पहली प्रोसेस होती है यूनिक्स की, तो उसे कहते हैं इनिट प्रोसेस। ओके, जिसका पीआईडी हमेशा 0 रहता है, 000, ये याद रख लो, एमसीक्यू में आने ही वाला है, 100% नहीं 300% में बोल रहा हूँ कि कौन सी प्रोसेस का पीआईडी 0 हो रहा है। है, तो इनिट प्रोसेस है तो उसका वो सबसे मदर ऑफ ऑल द प्रोसेस, इनिट प्रोसेस, उसका पीआईडी है 0। ओके, फिर इनिट क्या करता है? अभी जेटी प्रोसेस स्टार्ट करता है। क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि उसके पास पावर है लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट करने की। ओके, तो लॉगिन प्रोसेस से हमें ये हिंट होना चाहिए कि सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है। हाँ, तो भाई यूनिक्स तो मल्टी यूजर है, तो मल्टी यूजर का मीनिंग क्या होता है कि भाई एट अ टाइम मल्टीपल यूजर कैन लॉग इन एट अ सिस्टम। ओके, एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर कनेक्ट कर सकते हैं लॉगिन पे। तो ये जेटी प्रोसेस है तो वो लॉगिन स्क्रीन दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि जो जो यूजर के पास टर्मिनल है, कंप्यूटर है, वो यूनिक्स में लॉगिन करना चाहते हैं तो वो सारी लाइंस में, सारे टर्मिनल पे मुझे जेटी प्रोसेस रन करनी पड़ेगी। ओके, तो इनिट प्रोसेस एक ही सर्वर पे, एक ही यूनिक्स पे रन होता है, सर्वर साइड, सर्वर जैसे। और जेटी प्रोसेस है तो जितने भी यूजर कनेक्ट हुए हैं यूनिक्स टर्मिनल के साथ, उन पे ये जेटी प्रोसेस रन होता है। ओके,
फॉर एग्जांपल ये जो हमारा गूगल मीट है, तो जो हमारा ग्रुप है, जो ईमेल है रजिस्टर, उनके पास ही मेरा जो ये यूआरएल लिंक जाता है। ओके, अदर यूजर एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं है। तो वैसे ही जेटी प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होती है, जो टर्मिनल्स, ओके, टर्मिनल यानी कि कीबोर्ड और मॉनिटर जिससे आप सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो उस पे जेटी प्रोसेस लॉगिन प्रॉम्प्ट दिखाता है, लॉगिन प्रॉम्प्ट दिखाता है, ओके, यूजर नेम और पासवर्ड। फिर लॉगिन प्रोग्राम क्या करता है कि अब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है, तो उसे चेक करने का काम, वेरीफाई करने का काम कि भाई ये यूजर है या नहीं है। ओके, तो वो चेक करने का काम कौन करता है, लॉगिन प्रोग्राम। अब जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसकी होम डायरेक्टरी में चला जाता है। ओके, तो ये था। अभी ये जो प्रोसेस मैकेनिज्म है कि भाई इनिट से जेटी और जेटी से लॉगिन कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो इनिट क्या करता है, इनिट से जेटी फॉर्क करता है। और फॉर्क और एग्जेक के बीच में डिफरेंस मैंने बताया था कि भाई एग्जेक में क्या होता है कि जो प्रोसेस रैम में लोड होने वाली है ना, उसके डेटा स्ट्रक्चर लोड होते हैं। तो उसके डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो स्टैक है, मेथड एरिया है, हीप है। ओके, स्टैक किसके लिए है, उसके अंदर जो फंक्शन हो गए तो फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए। हीप किसके लिए है, तो डायनामिक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, उसको करने के लिए। मेथड एरिया किसके लिए है, तो मेथड एरिया में जो फंक्शन बनाए गए हैं वो स्टोर होंगे, उनका कोड वहां पे स्टोर होगा। एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा, स्टैक में। और जो रन टाइम या जो वेरिएबल है, डायनेमिक वेरिएबल, वो हीप में। और जो स्टैटिक वेरिएबल है या तो कांस्टेंट है, वो स्टैटिक मेमोरी में लोड। तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जैक्ट मैकेनिज्म से लोड होती है तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर रैम में लोड होते हैं। ओके, और फॉर्क में क्या होता है कि जिस प्रोसेस ने नई प्रोसेस क्रिएट की है तो वो अपनी ही कॉपी बनाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये भी मैंने बताया ही था। ओके, कि एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल पी प्रोसेस है, तो अगर वो फॉर्क करती है तो उसका मतलब क्या है कि वो पी से अपनी ही कॉपी बनाती है। लेकिन एक्चुअली उसे क्रिएट क्या करना है, क्यू करना है। तो लेकिन वो क्या करेगी, पी करेगी, मतलब अपनी ही कॉपी बनाएगी, और उसके अंदर क्यू प्रोसेस के जो डेटा स्ट्रक्चर हैं, जो कोड है, वो लोड करेगी। तो इट इज कॉल्ड फॉर्क मैकेनिज्म। ओके, फॉर्क और एग्जैक्ट। फॉर्क का मतलब क्या है, अपनी ही कॉपी बनाए, इट इज कॉल्ड फॉर्क। ओके, और जो कॉपी बनाई है उसमें ही नए प्रोग्राम को लोड करना, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस के कोडिंग को लोड करना, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट। ओके, तो ये जो है पी ने नई प्रोसेस क्रिएट की है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस, और क्यू जो है चाइल्ड प्रोसेस। ओके, और पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस का रिलेशनशिप भी मैंने समझा दिया था कि जब तक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होती तब तक पेरेंट प्रोसेस भी टर्मिनेट नहीं कर सकते हम। ओके, जब भी हमने फॉर एग्जाम्पल पी से क्यू क्रिएट किया है तो पी विल बी पेरेंट प्रोसेस एंड क्यू इज द चाइल्ड प्रोसेस। अब जब क्यू एग्जीक्यूट हो रही है तब पी विल बी इन द वेटिंग स्टेट। ओके, जो जब भी हम क्यू अभी अपना काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहा है, तब पी विल बी इन वेटिंग स्टेट। ओके, क्यू टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद ही पी अपना बाकी का काम, बाकी का एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट कर सकता है, या तो फिर टर्मिनेट होना चाहे तो वो टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि क्यू को अपना काम खत्म करना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, यानी कि किल करना पड़ेगा, तो ही पी अपना रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा सकता है, या तो फिर टर्मिनेट हो सकता है। ओके, तो इसी कंडीशन, यही कंडीशन है कि देखो, अभी ये समझ, ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये फॉर योर नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि क्यू जब अपना काम कर रहा है तब पी क्या कर रहा है, वेटिंग कर रहा है। ओके, उसे अपना कोड, मतलब जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से ही नेसेसरी हुआ कौन सा कंसेप्ट, कोई बता सकता है? आपने पढ़ लिया है कि भाई क्यू जब तक अपना काम कर रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि पी भी अपना काम कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए कौन से मैकेनिज्म का इन्वेंशन हुआ? थ्रेड का। ओके, थ्रेडिंग, जो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग कहते हैं ना, वो। ओके, तो ये प्रोसेस मैकेनिज्म में क्या था कि पहले जो पेरेंट प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती थी, तब पेरेंट प्रोसेस को वेट करना पड़ता था।
वो आगे कोड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था जब तक ये वेटिंग ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए तब तक। ओके, तो ये मतलब ब्लॉक हो जाता है। तो थ्रेडिंग से अभी क्या होता है कि थ्रेडिंग से पी नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। जितनी भी चाइल्ड प्रोसेस हो, पी अपना एग्जीक्यूशन सस्पेंड नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा, वो अपना नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते ही जाएगा। ओके, तो थ्रेडिंग में ऐसा करना है कि भाई क्यू का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो तब भी मुझे एग्जीक्यूशन करना है, तब आप इसे क्यू को डालते हो सिंक्रोनाइज ब्लॉक में। ओके, जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक आपने शायद जावा या डॉटनेट में इंप्लीमेंट किया होगा उसमें। ओके, तो ये सब मैकेनिज्म है, ये सब फंडामेंटल है। चलो, तो इतना याद रखो अभी फिलहाल कि भाई अगर पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है या तो टर्मिनेट होना है, तो उसे चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट होना पड़ेगा, इतना याद रखो। सो नाउ वी विल सेल इंटरप्रिटर साइकिल। तो सेल इंटरप्रिटर साइकिल मतलब है क्या, वो मीनिंग क्या होता है? तो ये जो है, ये मतलब ये एक फाइल ही है। तो इसके पीछे कौन है, मतलब ये क्लाइंट है। ओके, तो ये जो टर्मिनल हम लिख रहे हैं, ये कमांड हम लिख रहे हैं, तो ये जो है वो आउटपुट कौन देता है? तो ये सेल देता है। कैसे देता है? तो वो सेल इंटरप्रिटर लाइफ साइकिल में होता है। ओके, ये भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही है। जो टर्मिनल, जो इंटरफेस दिख रहा है, तो ये एक्चुअली सेल नहीं है, ये टर्मिनल है, ये CUI है। लेकिन उसके पीछे जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो इंटरप्रिटर कर रहा है, ये जो आउटपुट दे रहा है, वो सेल है। ओके, वो सर्वर है। तो वो कैसे देता है, कौन सी परमिशन से देता है, किस तरह देता है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, बस यही काम रह गया है मेरा। हम लेक्चर इसीलिए रखते हैं ना, वेटिंग लिस्ट। हाँ, सर सब बोल रहे हैं ये है ना, देखो ये जो रेगुलर ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनको वो लेट वाले को बोलना पड़ता है कि भाई लेट क्यों हो रहे हैं, हमारा लेक्चर बिगड़ रहा है। तो आप है ना, मुझसे पहले अभी उन लोगों को बोलना शुरू करो। क्योंकि देखो आपका ये अभी देखो एडमिशन का प्रोसेस, लेक्चर अभी देखो आपका एक एक लेक्चर तो हो रहा है, अभी उसमें भी 15 मिनट का मतलब लॉस हो गया है। अभी उसमें भी मुझे जो पढ़ा रहा हूँ फ्लो में है, तो उसमें भी आपका वेटिंग लिस्ट चेक करना पड़ा है। तो दो दो कंसेप्ट मेरे, मतलब एक एक कंसेप्ट तो हर लेक्चर में रह ही जाता है। अभी PS भी रह गया था, PS भी मैंने आधा चलाया, फाइंड कमांड भी कल रह गया था। तो देख लो फिर आप, मुझे क्या है, मैं तो करना पड़ूंगा, लेकिन लास्ट में फिर सेल्फ स्टडी में आ जाएंगे आपके टॉपिक। LS क्या बता रहा था मैं? LS से देखो ये फ्लो छूट जाता है ना, फिर पढ़ाने में मजा नहीं, फिर मैं वो टॉपिक खत्म ही कर देता हूँ, फिर ठीक से जो मुझे पढ़ाना होता है वो फिर पढ़ा नहीं पाता। LS इंटरप्रेटर बता रहे थे सर कि हाँ, इसलिए करता है ये। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ये कौन एग्जीक्यूट करता है वो हमें देखना है। तो देखो अभी है ना, वो थोड़ा बहुत कर्नल का रोल क्या है इसमें, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले इनिट क्या करता है, जेटपी को स्टार्ट करता है। जेटपी लॉगिन प्रोसेस वेरीफाई करता है, लॉगिन क्या वेरीफाई करता है, यूजर और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद वो क्या करता है कि यूजर डायरेक्टरी में भेज देता है, यूजर को अपने रूम में भेज देता है। और वो मतलब यूजर के सेल में सेल एक्टिवेट कर देता है। ओके, यहाँ पे एक मैंने डायरेक्ट टॉपिक डाल दिया है कि लॉगिन जब वेरीफाई हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाता है। तो होम डायरेक्टरी में से वो सेल को एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी यहाँ यूजर जो चाहे वो शेल रख सकता है। ओके, यूजर जो चाहे वो शेल रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई, हाँ पहले तो सबसे पहले बताओ टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स 4 टाइप के हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 4 टाइप के बताए हैं। शेल, बोर्न शेल। बॉर्न शेल, उसका सेल क्या है, कमांड प्रोग्राम का नाम क्या है? एसएच। SS, हाँ करेक्ट। नेक्स्ट, देन बैश शेल। बैश शेल, वो अच्छा, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? बॉर्न अगेन शेल। बोर्न शेल। बॉर्न अगेन शेल। ओके, उसे वो प्रोग्राम का नाम है BASH,
फिर दूसरा है सी सेल, सी प्रोग्रामिंग से याद रखो सी सेल, तो उसका प्रोग्राम है सी C एस एच। shell, yes sir. ओके, फिर कॉन शेल है तो के एस एच। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूजर अपना शेल कॉन्फ़िगर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो है, फॉर एग्जांपल मयूर है, तो मुझे बैश शेल चाहिए। ओके, तो मैं ये बैश शेल कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, लेकिन कोई यूजर है जिनको फॉर एग्जांपल कोई और शेल चाहिए। ओके, यहाँ पे इनिट तो नहीं लगता हूँ, इनिट एक ही आएगा, एक ही प्रोसेस है। जेटी है तो ये दूसरे कोई टर्मिनल से प्रशांत सर लॉगिन हो रहे हैं, एक प्रशांत है, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल बैश नहीं, उनको फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस से ज़्यादा काम आता है, तो वो क्या करेंगे, सी सेल अपना प्रेफर सेल रखेंगे। ओके, तो ये टाइप के अलग अलग सेल है इस तरह से। ओके, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पर्टिकुलर यूजर के, मुझे कौन सा सेल चाहिए, बैश सेल चाहिए, सी सेल चाहिए या कौन सेल चाहिए, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कहाँ करते हैं, कौन अलाउ करता है हमें, तो वो करता है कर्नल। तो कर्नल एक्चुअली अभी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग मॉड्यूल है। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ एमएमयू, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट, डिस्क मैनेजमेंट यूनिट, सारे मतलब आप सोच लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो भी काम करता है वो सारे डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट है, डिवीजन है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट यूनिट, शेड्यूलिंग अल्गोरिथम्स, वो सारे अलग अलग यूनिट है। इसके अंदर सारे एम्प्लॉयज मतलब शेड्यूलर, डिस्पैचर उसके अंदर काम करते हैं। तो कर्नल क्या है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के और हार्डवेयर के, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल किस हार्डवेयर के साथ काम करता है, ओके, कंट्रोलर है वो सब, तो वो सारी जानकारी कौन करता है, कौन रखता है, कर्नल है, ये इनका बॉस है। ओके, तो ये बॉस को सब कुछ पता है कि भाई ये जो काम मुझे कुछ भी डिस्क मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल फाइल सेव करना है तो डिस्क मैनेजमेंट यूनिट में भेजना पड़ेगा, और उसमें भी हार्ड डिस्क कंट्रोलर। ओके, डिस्क मैनेजमेंट यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज आ जाता है, तो पोर्टेबल डिस्क है, पेन ड्राइव है, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। तो वो डीएमयू के पास भेजेगा और उसमें भी हार्ड डिस्क कंट्रोलर के पास वो भेजेगा। ओके, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन के एक एक डीएनए, ओके, कंप्यूटर के एक एक पुर्जे की इंफॉर्मेशन कर्नल के पास रहती है। ओके, तो जो भी हमने ये जो कॉन्फ़िगर किया है, सी शेल है, तो वो सारी जानकारी सॉरी सारी जो परमिशन है वो हमें कर्नल से मिलती है। ओके, कर्नल ये सब कुछ मैनेज करता है, और कर्नल ही है, और ये पॉइंट याद रखना, कर्नल ही है जो सारे हार्डवेयर के साथ काम करवा सकता है। ओके, हार्डवेयर के साथ, क्यों हार्डवेयर के साथ, क्योंकि हार्डवेयर के साथ जो काम करने वाले जो डिपार्टमेंट हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट, डिस्क मैनेजमेंट यूनिट और एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो हार्डवेयर के साथ काम करते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो मॉड्यूल्स है, उनकी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, कर्नल। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे रैम के साथ काम करना है, तो कर्नल मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई ये जो प्रोग्राम लोड होने वाला है इसके लिए इतनी हाउसकीपिंग एक्टिविटी, मतलब रैम में स्पेस रखो, रैम में ये प्रोग्राम हेडर फाइल वो सब लोड करो। ओके, तो वो कर्नल इनको इनपुट देता है। ओके, फॉर एग्जांपल फिर पेन ड्राइव में कुछ डेटा कॉपी करना है, तो वो डिस्क मैनेजमेंट यूनिट को देखेगा कि भाई ये सेकेंडरी फाइल है, सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये अटैच है या नहीं है तो उसकी फाइल का नाम क्या है, तो वो यूजर को दो, यूजर वहाँ पे कोई फाइल कॉपी करना चाहता है। ओके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, कर्नल। ओके, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस सर। क्लियर सब लोगों को, बाकी लोगों को, हेलो, क्वेश्चन में भी Yes, sir. नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ओके, तो हाँ, तो जो कुछ भी कंप्यूटर में मेजॉरिटी काम करना है तो वो कर्नल ही करवाता है। ओके? तो जो हम अभी ये जो दे रहे हैं, ये एलएस है, फिर फॉर एग्जांपल कौन सा कमांड है, सीपी है। ओके, ये सारे जो प्रोग्राम है, ओके सॉरी, ये जो कमांड है वो एक्चुअली क्या है मैंने बताया था फॉर योर इंफॉर्मेशन में।
ये कमांड है एक्चुअली, लेकिन वो क्या है एक्चुअली? ये देखो, इससे कुछ याद आ रहा है? फाइल्स। हाँ हाँ, फाइल्स तो है, लेकिन कौन सी, मतलब स्पेसिफिक? ये सारे यूनिक्स में जो कमांड है ना, तो वो सारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। एग्जीक्यूट उनकी जो ऑब्जेक्ट, सॉरी, उनकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिसे बाइनरी फाइल कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल, तो वो ही अंदर रख दी गई है। ओके, कहाँ पे है? तो यूजर की बीन डायरेक्टरी में सीपी नाम का फोल्डर ये यहाँ पे है। तो सारे जो भी कमांड है, तो वो एक्चुअली सी प्लस प्लस एग्जीक्यूटेबल फाइल है, बाइनरी फाइल है, या तो फिर ऑब्जेक्ट फाइल है। तो वो एक्चुअली यहाँ हार्ड डिस्क पे सेव हुई है। ओके, ये हार्ड डिस्क में सेव हुई है। तो यहाँ पे देखो, हार्ड डिस्क में मतलब हार्डवेयर में है। तो ये मतलब अपने जो कमांड जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कमांड हम यहाँ पे इश्यू करने वाले हैं, इश्यू मतलब लिखने वाले हैं, राइट कमांड, राइट। ओके, यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं। और जो कमांड जो एक्चुअली स्टोर है वो कहाँ पे है? तो हार्डवेयर में हम यहाँ पे लिखते हैं, हार्ड डिस्क में। कौन सी हार्ड डिस्क में है ये भी बताया है, यूजर बीन और सीपी में। ओके, और वो हार्ड डिस्क के साथ कौन कौन काम करता है? डिस्क मैनेजमेंट यूनिट। ओके, तो डिस्क मैनेजमेंट यूनिट मतलब हमें क्या कर रहा है कि यहाँ क्लाइंट साइड पे हम कमांड राइट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूट मतलब जो वहां से फाइल जो चाहिए वो लाने का काम वो कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में है। तो वो लाने का काम कौन करेगा? कर्नल। क्यों कर्नल करेगा? क्योंकि उसे ही पता है कि भाई हार्ड डिस्क के साथ कैसे काम करना है। मतलब उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट यूनिट, उसको ही पता है कि भाई हार्ड डिस्क में है डेटा, या फिर कुछ अलग पेन ड्राइव में है, या वहाँ पे है उसको डेटा। ओके, तो ये तो मैंने टाइप से बताया है, लेकिन एक्चुअली सारी फाइल्स यहाँ पे नहीं होते। कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई लाइब्रेरी होती है, वो डायरेक्ट पेन ड्राइव से एक्सेस होती है। कुछ जो प्रोग्राम है काली लिनक्स में होते हैं, तो वो डायरेक्ट नेटवर्क से ही एग्जीक्यूट होते हैं। वो सारे प्रोग्राम नेटवर्क में ही है। फॉर एग्जांपल, आप एपीआई कॉल कर रहे हो, तो एपीआई आपके हार्ड डिस्क में नहीं होगी, वो कुछ और सर्वर पे होगी। ओके, तो वो एग्जीक्यूट करने का, तो फिर उसको मतलब ये सेल को कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरी जो फाइल है, ये जो सीपी फाइल है, तो वो हार्ड डिस्क में है, या तो फिर अलग कंप्यूटर में है, या तो फिर कोई अलग सर्वर में है। तो वो उसे कैसे पता चलेगा? ये भी मैंने बताया था बहुत पहले। थोड़ा रिलेट करना है आपके, है ना, वो रैम में प्रोग्राम है ना, अलग अलग पड़े हुए हैं। तो थोड़ा लिंक लिस्ट का यूज करो, ट्री यूज करना है तो ट्री भी यूज करो अपने दिमाग में। थोड़ा जो नोट्स जो कंसेप्ट अलग अलग है ना इधर भी, तो उसको कनेक्ट करो। लिंक लिस्ट से सर्चिंग थोड़ा लो होगा, ट्री ट्राई करो, ट्री इंप्लीमेंट करो अपने दिमाग में। मतलब कंसेप्ट जो है ना, उनको ऐसे ट्री बना लो पूरा। कुछ याद आया? जावा में भी आपने यूज किया होगा। ऐसे जावा लिखते हो तो जावा को पता कैसे चलता है, मतलब ये सेल को पता कैसे चलता है कि भाई ये जावा लिखा है और ये आउटपुट देना है? कुछ सेट करते थे ना जावा इंस्टॉल करके। प्रॉपर्टीज में पाथ सेट कर देते थे सर। किसका पाथ? जावा का एक्सटेंशन जो होता है ना उसका, मतलब कि जावा एग्जीक्यूट का फाइल का, एग्जीक्यूट फाइल। मतलब क्या, प्रॉपर्टी फाइल में क्या करते थे? और मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे हमें पाथ देना होता है ना, मतलब कि सीएमडी का जो भी हम कमांड यूज करते हैं, तो कमांड मतलब कि एक्सेप्शन एग्जीक्यूट जो फाइल होती है उसको हमें स्टोर करना पड़ता ऐसा है उसका ऐसा पाथ। कुछ करते थे, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते थे, जावा जावा होम, हाँ सर, ऐसा ही। पाथ ऐसा ही। वेरिएबल, ऐसा कुछ। इन्वायरमेंट वेरिएबल। हाँ, तो ये जो पाथ है, जावा होम है, ये जो है ना, तो ये इससे पता चलता है कि भाई ये मेरे जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में है, नेटवर्क में है। एपीआई कॉल करे हो तो एपीआई की यूआरएल क्या है, तो ये इस तरह से हम कॉल करते हैं। इस तरह से मतलब वो कर्नल को पता चलता है कि भाई ये जो मतलब ये जो कमांड जो यहाँ पे टाइप किया गया है, सीपी,
ओके, तो वो सबसे पहले मतलब ये जो कमांड टाइप किया है तो वो सेल, ओके ध्यान से सुनना, सेल इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये जो यूजर ने जो सीपी एंटर किया है, सीपी टाइप किया है, तो ये सब मैंने पूरे के पूरे एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने सर्च कर दिए। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कहीं पे बुक में कहीं पे भी इंटरनेट पे मिलने वाली नहीं है। यूजर जब भी यहाँ पे सीपी टाइप करता है, ओके, ये एक फाइल है, टर्मिनल है, अभी जैसे ही मैं इनपुट देता हूँ तो सेल को उसका आउटपुट देना पड़ता है, लेकिन उसे ये पता चलना चाहिए कि ये सीपी कहीं और सर्वर पे है या हार्ड डिस्क पे है। ओके, तो वो उसे कैसे पता चलेगा, जैसे ही मैं ये डालता हूँ सीपी, तो वो क्या करता है, सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल है उसमें जो पाथ है, सारे के सारे पाथ है वो उसमें सर्च करता है। फॉर एग्जांपल जावा भी मैंने यहाँ पे डाला है, तो वो क्या करेगा कि सारे के सारे पाथ वेरिएबल में जावा के जो पाथ है उसमें ये प्रोग्राम है या नहीं है वो ढूंढेगा, तो सीपी का प्रोग्राम उसे कहीं पे है या नहीं है वो ढूंढेगा। ओके, तो अभी सीपी का प्रोग्राम उसे मिल जाता है, फॉर एग्जांपल ये शेल को मिल जाता है यहाँ पे कि भाई जो सीपी प्रोग्राम है तो वो यूजर के बिन फोल्डर के अंदर है। अभी सेल को पता चल गया कि ये जो यूजर ने टाइप किया है सीपी कमांड, तो वो किसके अंदर है, यूजर बिन और सीपी के अंदर है। अभी यहाँ पे सेल की लिमिटेशन आ जाती है कि भाई चलो यूजर ने जो कमांड ले लिया है सीपी, वो मैंने मतलब इंटरप्रेट कर दिया कि भाई मतलब ढूंढ लिया कि उसका प्रोग्राम कहाँ पे है, यूजर बिन सीपी में है। तो ये यूजर बिन सीपी एक्चुअली है क्या, हार्डवेयर है। कौन सा हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क के साथ तो भाई मेरी कोई अथॉरिटी, इतना पावर नहीं है कि मैं डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ काम कर सकूं कि भाई चल ये जो सीपी का जो प्रोग्राम है वो मुझे एग्जीक्यूट करवा के दे। ओके, तो वो किसको कनेक्ट करता है, कर्नल को। Wait a minute. तो वो अभी कर्नल को बोलता है, ये कर्नल को, कि भाई ये जो यूजर ने सीपी प्रोग्राम एग्जीक्यूट मतलब इश्यू किया है, तो मुझे उसे ये सीपी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देना है, मतलब फाइल कॉपी का कोई भी है। तो कर्नल क्या करेगा, जो भी डिपार्टमेंट इसके 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 लिए जो काम करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढेगा। कर्नल का भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, अभी वो इसके डीप में नहीं जाने वाले। ओके, तो कर्नल के पास ये इंफॉर्मेशन है कि भाई ये सीपी है, ये पाथ सेल उसे देता है कि भाई मैंने ढूंढ लिया है कि गुनहगार कहाँ पे है, मतलब जो फाइल है वो कहाँ पे है, ये तो यूजर बिन डॉट सीपी में है। तो कर्नल इसी पाथ में उसको बोलेगा, तो कर्नल को पता चलेगा कि भाई ये तो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क के साथ कौन काम करता है, तो डिस्क मैनेजमेंट यूनिट। तो कर्नल तुरंत डिस्क मैनेजमेंट यूनिट को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई आपके पास ये जो यूजर की डायरेक्टरी है उसमें जो बिन फोल्डर है उसमें जो सीपी प्रोग्राम है, तो भाई यूजर ने ये चाहता है कि ये सीपी प्रोग्राम अभी के अभी एग्जीक्यूट हो। ओके, तो इसीलिए वो कर्नल का इंटरेक्शन हो हार्ड डिस्क को, तो कर्नल की बात तो कोई नहीं जानता क्योंकि कर्नल इज अ बॉस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो तब हार्ड डिस्क में से डीएमयू में यानी कि डिस्क मैनेजमेंट यूनिट में से ये सीपी का प्रोग्राम फैच होता है, मेमोरी में लोड होता है और वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आप सीपी का प्रोग्राम आउटपुट दे सकते हो या तो फिर फाइल कॉपी कर सकते हो। ओके, जावा में भी इसी तरह का प्रोग्राम, कोई भी कमांड लिखो तो सेल को पता नहीं है, सेल क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, मतलब उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या आउटपुट देना है वो करता है। तो सेल मतलब एक क्या है, एजेंट की तरह काम करता है कि भाई आप कुछ भी मुझे काम दो। ओके, वो कैसे करवाना है बड़े बड़े लोगों से तो ये मुझे पता है, किसके साथ भी कनेक्शन करना है, किसी मतलब फॉरेन पार्टी के साथ यानी कि एपीआई कॉल करना है तो वो मुझे पता है, सेल की ये जिम्मेदारी है। तो सेल इज टाइप ऑफ एजेंट, तो वो कहाँ पे इसके पीछे काम करता है। तो जब भी यूजर ने बोला कि भाई मुझे ये सीपी कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो वो क्या करता है कि भाई चलो ये सीपी कमांड किसके पास है, उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, तो वो सारे के सारे पाथ ढूंढ लेता है, ये जावा होम है, पाथ है, सब में। ओके, फिर वो देखता है कि भाई ये तो अपना लोकल हार्ड डिस्क में ही है, पाथ वेरिएबल से उसे पता चलता है भाई इसकी पावर किसके पास है, तो भाई कर्नल के पास है।
ओके, तो कर्नल को वो बोलता है कि भाई बॉस ये जो मेरा यूजर बिन सीपी में एक प्रोग्राम है ना वो एग्जीक्यूट करके दो, आपका कमीशन मिल जाएगा। ओके, तो वो कर्नल डायरेक्ट क्या करता है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके फिर जो कांटेक्ट पर्सन है उसको कांटेक्ट करके बोलता है कि भाई ये जो सीपी प्रोग्राम है वो अर्जेंट रिक्वायर है तो रैम में लोड करो। फिर रैम में लोड करके फिर कर्नल उसे एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट वापस शेल को दे देता है, और यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिखता है। ओके, तो सीपी कमांड मतलब जो भी आउटपुट होगा, सीपी कमांड मतलब वो तो एग्जांपल की, लेकिन जो भी कमांड आपने एग्जीक्यूट किया होगा तो वो एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कंसेप्ट? यस सर। और कोई कंफ्यूजन हो? हेलो, सब कनेक्ट करके चले जाते हैं क्या? विनय गुप्ता, विनय गुप्ता, नीतेश, समझ में आया? तुषार, सब इंस्टा पे लाए हैं सर। आया सर। हाँ आया है थोड़ा वो। सब इंस्टा पे सब इंस्टा पे है। नो सर, यहीं पर है। सर थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताओ ना। प्रैक्टिकल इसका तो यार आउट ऑफ द स्कोप है, सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ द स्कोप है। मतलब एक दो लोगों को तो मैं ऐसे मतलब बता सकता हूँ, लेकिन जो ट्रायल एंड एरर है ये इसका मैं बता सकता हूँ कि भाई ये पाथ वेरिएबल है तो वो मैं बता, लेकिन ये कर्नल कैसे एग्जीक्यूट होता है वो तो मतलब बहुत ही सिस्टम लेवल पे काम करना। ये तो मैंने जो ओवरऑल फ्लो है ना, ये इतना मैंने जो काम किया है यूनिक्स पे तो इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है, तो इसके बेस पे मैंने ये आइडिया, ये कहीं पे भी आपको है ना कोई भी एक बुक में या कहीं पे भी इंटरनेट की कोई एक साइट पे ये कलेक्टिवली ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल जार्गन, ये सब लोग है ना आपको डराने लगते हैं कि ये टेक्निकल जार्गन, ये वर्ड, ये लो, ये टर्मिनोलॉजी पकड़ो, ये प्रोग्राम है, ये फाइल, ये मैंने इन जनरल ये यूनिक्स में नहीं, ये कहीं पे भी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एग्जीक्यूशन होता है तो इसी तरह से होता है। ओके, जो लो लेवल जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये जो सेल है ये सब, तो उनको हार्ड डिस्क के साथ वो कुछ कनेक्ट करने की या एग्जीक्यूशन करने की डायरेक्ट परमिशन नहीं होती है। ओके, तो कर्नल यूनिक्स में पॉपुलर है तो विंडोज में भी होता है। ओके, उसका नाम अलग अलग होता है, पावर सेल होता है, विंडसॉक होता है, अलग अलग टाइप के हैं, तो उनको इन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूनिक्स में ही हम कर्नल के साथ काम करते हैं। ओके, वो तो क्योंकि ये टेक्निकल है, तो ये है प्रोग्राम। तो आज हमने थोड़ा ओवरव्यू ही देखा है। ओके, कल हम इसका थोड़ा टेक्निकल वर्ड में देखेंगे कि कहाँ पे इनिट होता है, कहाँ पे सॉरी फॉर्क और एग्जेक्ट होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी 5 मिनट बाकी है, फाइंड। हेलो सर। हाँ हेलो। बोलो। ओके सर। हाँ सर, इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन बनाता, मतलब कि कौन बना एनवायरमेंट सकता? वेरिएबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाता है और एक आप भी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जावा में जावा होम का बनाया होगा, फिर पास में आपने क्लास लाइब्रेरी है जो जार फाइल है उसकी भी एंट्री की होगी। तो एनवायरमेंट का हमारा पूरा एक टॉपिक ही है, तो आप खुद बना सकते हो एक्सपोर्ट करके। ओके, एक्सपोर्ट कमांड है, तो एक्सपोर्ट से आप एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है कि भाई यूजर में वो एक रजिस्टर है, एक डायरेक्ट सॉरी रजिस्टर है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है। ओके, तो एनवायरमेंट वेरिएबल वैसे देखो विंडोज में आपने किया होगा तो डायरेक्ट प्रोग्राम में वो बता देता है, जैसे रन कमांड सॉरी विंडो की प्रेस करते हो तो प्रोग्राम में उसकी एंट्री आ जाती है। तो एनवायरमेंट वेरिएबल की जरूरत क्या है, तो मल्टी यूजर अगर एनवायरमेंट हो तो आपको एनवायरमेंट वेरिएबल की जरूरत होती है। ओके, तो एनवायरमेंट वेरिएबल में यूजर में ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हुए सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो रजिस्ट्री है। ओके, कोई भी प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आपने भी एक प्रोग्राम बनाया, मैंने सबसे पहले एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना के दिखाया था, तो उसमें भी मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल में उसकी पाथ में एंट्री की थी। ओके, क्योंकि उससे वो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम है, तो ये जो प्रोग्राम है वो किसके अंडर है, हार्ड डिस्क में काम करता है या मेमोरी में काम करता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि एक बांग्लादेश से कोई सिटीजन इंडिया में एंट्री कर रहा है। ओके, तो अभी वो कोई प्राइवेट आईटी कंपनी में उसे जॉब मिल गई,
तो अभी उसे सिटीजन सेंट्रिक बेनिफिट्स देने हैं। ओके, पीएफ बीएफ है, वो सब है, तो उसमें आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, अभी वो उसके पास नहीं। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सिटीजन सेंट्रिक बेनिफिट कैसे दे पाएगी? ओके, नहीं दे पाएगी। तो वैसे ही है कि एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है कि बाहर से इंस्टॉल होने वाले या तो फिर यूजर के प्रोग्राम भी जब यूनिक्स में इंस्टॉल करना है तो उनको एनवायरमेंट वेरिएबल बनाना पड़ता है, पाथ या तो उनके पाथ वेरिएबल में सेट करना पड़ता है, तो ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चले कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है। ओके, तो इस तरह से हेलो वो सर। प्रोग्राम जो है तो वो ऑथेंटिक बन जाता है। हाँ बोलो। आपने बोला कि मतलब कि उसको पाथ चाहिए होता है, तो पाथ हमें पता होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, तो कोई कोई एप्लीकेशन में ऐसा होता है, चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे हम्म तो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, तो कैसे होता है? तो हाँ, तो वो सिस्टम अपने आप कर देता है। एक उन्होंने एक पाथ मतलब कि उन्होंने सेट किया होता है सर? हाँ, मतलब देखो, आप फॉर एग्जांपल जावा होम करते हो ना, ये जावा होम आप करते हो, तो जब भी चेक बॉक्स होता है क्रिएट, तो वो क्या करता है, ये जावा कहाँ पे होता है, यूजर लीव जेवीएम, और उसमें आपका जेडीके जो भी है, जेडीके 1.8.0, ये पाथ सेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये पाथ सेट करना है एनवायरमेंट वेरिएबल, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी कोई भी यूजर इंटरफेस है, वो जब भी ये कमांड इश्यू करोगे तो ये पाथ बन जाएगा। तो मतलब जब भी आप वो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको चेकबॉक्स क्रिएट करता है कि डू यू वांट टू क्रिएट ए एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर इट, तो जब भी वो इवेंट क्रिएट होती है कि भाई जब भी चेकबॉक्स चेक होता है तब ये कमांड एग्जीक्यूट होता है सेल में। ठीक है, जैसे सेल में हमने किया था ना, सेल स्क्रिप्ट जैसे बनाते हैं, तो वैसे ही सेल स्क्रिप्ट ही होती है। तो इसमें इस तरह से वो एग्जीक्यूट हो जाता है ये कमांड। बोलो, और कोई क्वेश्चन हो तो अभी, क्योंकि फाइंड कमांड है तो वो तो कल ही होना पड़ेगा, क्योंकि 9:45 बज चुके हैं। और मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ सेल स्क्रिप्ट का, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट का, तो वो 1-2 दिनों में आपको मिल जाएगा। ओके, और इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे थोड़े यूनिक्स के टर्मिनोलॉजी के साथ, फॉर्क और एग्जिट के साथ, है ना। ये मैंने ओवरव्यू थोड़ा आपको दे दिया है। और थोड़े ही यार आप, है ना, देखो स्टूडेंट, ये अभी है ना, मतलब अनसर्टेन अभी सिचुएशन है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल एडमिशन चल रहे थे तो वॉइस फीस नहीं आ नहीं। रही सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो हेलो, अब सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ हाँ, ओके, लेकिन फिर भी वॉइस थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ, देखो ध्यान से सुनो, अभी है ना अनसर्टेन एकदम सिचुएशन है। तो अभी एडमिशन हम एफवाई के कर रहे थे, तो अभी फीस नहीं लेते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अचानक ही डिसाइड कर दिया कि अभी जो भी एडमिशन हो रहा है उनकी फीस ले लो, और जिन लोगों के एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं तो उनके पास से भी फीस मांग लो, एफवाई बीसी की। ओके, और क्योंकि अनलॉक 5 में एक्चुअली क्या क्या ओपन होने वाला वो सर्टेन एकदम क्लियर नहीं किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया है कि भाई 1 नवंबर से आप कॉलेज स्कूल स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कैसे स्टार्ट करना है वो नहीं बताया। लेकिन अभी एमकॉम एमके की सारी एक्सटर्नल एग्जाम चल रही है, तो यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात या यूनिवर्सिटी कह सकती है कि भाई कॉलेज स्टार्ट कर दो या तो फिर एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दो। ओके, तो ऐसा भी हो तो अचानक एग्जाम भी आ जाए तो 1 महीना 25-20-25 दिन, या तो फिर दिवाली के बाद तुरंत भी एग्जाम हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ऑफिशियल कॉलेजेस तो 22 जून से शुरू ही हो चुके थे, और उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर भी भेजे हैं फीस भरने के। तो थोड़ा बहुत ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये पढ़ने स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर सारे सब्जेक्ट का एक साथ आ जाएगा तो वो कुछ आपको समझ में कंपाउंड। नहीं आ रहा है सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है? एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इन शॉर्ट। ये सिचुएशन में समझा, सिचुएशन समझने की अगर जरूरत नहीं है तो एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये मैं बोल रहा हूँ। ये धीरे धीरे, मतलब नहीं तो सारे सब्जेक्ट का एक साथ आ जाएगा तो दिमाग आपका रह जाएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन में फिर नहीं तैयार करनी है, ऐसे करके फिर एग्जाम देने नहीं आओगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो भी मैं चला रहा हूँ, इतने सब याद रखा करो, थोड़े ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वेट, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ।